90% तक गुमान या इम्कान यही है कि नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 180 डिग्री पर चेंज होने वाली है, शिफ्ट होने वाली है। मशरिक और मगरिब के हवाले से न्यूमरोलॉजी क्या बताती है? मशरिक से क्या दोबारा इस तरह का खतरा है, आपको नजर आता है? ये जो अब हमला होगा इंडिया की जानिब से, ये बिल्कुल पाकिस्तान को मगरबी बॉर्डर है वहां उसके दरमियान में बफर स्टेट्स कायम करने में मदद फराहम करेगा। पाकिस्तान के जायचे में नजर आता है कि पाकिस्तान प्रो एशिया हो जाएगा, प्रो रीजन हो जाएगा, प्रो अफगानिस्तान, प्रो ईरान, प्रो चाइना और प्रो रशिया हो जाएगा। पाकिस्तान के सेकंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे जिसके अंदर जो विक्ट्री होगी वो पीटीआई की और उनकी लाइक माइंडेड जमातों की। आज के हवाले से मुझे अब इमरान खान को लाइव थ्रेट कोई नजर नहीं आता दुश्मनों की तरफ से, कि जब इमरान खान ने बाहर आना होगा, हुकूमत उनकी आनी होगी, तो एक तमाशा बनाने वाले खुद अपना तमाशा बनाएंगे। एक तो बड़े अब्राहम कार्ड हो रहे हैं और इधर पाकिस्तान में भी बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये वो वक्त शुरू हो चुका है, अभी ये एक दूसरे का सर फाड़ेंगे और फिर उसके बाद जो हकीकी मानों में इन सब का सर इकट्ठा फटेगा। 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान की बेचैन है खान साहब की एक झलक देखने के लिए। न्यूमरोलॉजिकली 90% चांस मुझे 26 नवंबर या इससे पहले किसी भी वक्त 2028 तक मुझे 7 सिस्टर स्टेट्स इंडिया की सेवन सोवरन स्टेट्स होंगी, लेकिन ये एक कन्फेडरेशन हो। जूनागढ़ से लेके केरला तक का एक मुस्लिम स्टेट मुझे यहाँ पर फील होती है। और खालिस्तान और कश्मीर का मैं बता चुका हूँ कि दे विल बी द कन्फेडरेटेड पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इन्हीं लम्हों में है खुशी छुपी, इन्हीं लम्हों में है ये जिंदगी, यही लम्हे लाते हैं पास भी, यही लम्हे देते हैं यादें भी, हंसते हैं मुस्कुराते हैं, मिलते हैं मिलाते हैं ये लम्हे। इन सब लम्हात में जिंदगी के रंग को बढ़ाए वाइटल की चाय। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपका मेजबान बिलावल हुसैन और आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ वीडियो कॉल पर ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अंदरूनी और बैरूनी तालीम भी हासिल की है, PhD भी की हुई है। डॉक्टर मोहम्मद आसिम जो इल्म फल्कियात के भी माहिर है। आज हम इनसे पूछेंगे, पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, इमरान खान के हवाले से भी, और आइंदा आने वाले दिन क्या होंगे। दूसरी जानिब हमारे दूसरे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी मजहर बरलास साहब, टेलीफोन लाइन पर इन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एंकर पर्सन फखरुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। तो नाज़रीन, आज का मैं प्रोग्राम का आगाज मजहर बरलास साहब से स्टार्ट करेंगे। मजहर साहब, आप डॉक्टर आसिम मोहम्मद इजाज साहब से सवाल कर लें पहले, फिर फखरुर रहमान साहब, उसके बाद में। मैं तो चाहता था आप सवाल करें और फखरुर रहमान साहब करें, लेकिन अब आपने चूंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है, तो मैं डॉक्टर साहब से पहले एक ओपनली क्वेश्चन करता हूँ कि वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को कैसे देखते हैं, आइंदा क्या होगा, और जो इंटरनेशनली सियासी सूरत हाल है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान वो कैसी होगी, आइंदा क्या देख रहे हैं। इधर तो बड़े अब्राहम कार्ड हो रहे हैं और इधर पाकिस्तान में भी बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो दोनों का जरा थोड़ा सा तजिया कर दें, फिर उसके बाद सवालात का सिलसिला चल निकलेगा। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, और एस्ट्रोलॉजी का सतही इल्म जरूर हासिल किया है, लेकिन क्योंकि मैंने जो पढ़ा, जो मैंने लर्न किया वो ज़ोरोआस्ट्रियन स्कूल ऑफ न्यूमरोलॉजी से, और उसमें नाम के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है। और पाकिस्तान का अदद ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 के ऊपर आता है, यहाँ तक कि बलूचिस्तान का अदद भी 3 के ऊपर आता है। अक्सर मैं इसलिए कहता हूँ ये दोनों लाजमा मलजूम है, ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। इंडियन एस्ट्रोलॉजर जितना मर्जी प्रिडिक्शन कर ले, जो मर्जी जोर लगा ले। दूसरी बात, सर की बात, मजहर बरलास साहब की बात से मैं उसको कंटिन्यू ऐसे करूंगा कि 90%, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटीज की बात करता हूँ, हतमी वक्त का तयन तो अल्लाह ताला की जात को जेब देता है। 90% तक गुमान या इम्कान यही है कि नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 180 डिग्री पर चेंज होने वाली है, शिफ्ट होने वाली है। जो 10% की अगर प्रोबेबिलिटी की बात कर ले तो चले वो शाबान का महीना या फरवरी मार्च का महीना, वरना 90% नवंबर के एंड में लास्ट वीक टू ऑनवर्ड पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 180 डिग्री पर चेंज होने वाली है। और उसके बाद पाकिस्तान के जायचे में नजर आता है कि पाकिस्तान प्रो एशिया हो जाएगा, प्रो रीजन हो जाएगा, प्रो अफगानिस्तान, प्रो ईरान, प्रो चाइना और प्रो रशिया हो जाएगा। और उसके अंदर जो मेन रोल नजर आता है
वो हमारे एक इदारे का ही आता है, जिसके हवाले से अक्सर लोग चहमगोइयों का शिकार है, बल्कि पार्टी वाबस्तगी के हवाले से लोग कहते हैं कि ये फलाने को तो सपोर्ट कर रहा है तो लिहाजा ये उसका डाउट होगा, ये फलाने को सपोर्ट कर रहा है तो उसका एजेंट होगा। लेकिन मैं यहाँ पर चाहे कायदे आजम के हवाले से कोट करूं या इवन इमरान खान के हवाले से कोट करूं, एक मुहावरा इमरान खान का बड़ा मशहूर है, ये मुल्क भी हमारा, ये फौज भी हमारी, हमारी ही ये जमीन है, हमने ही यही जीना मरना है। तो मैं उसी को कोट करूंगा। आपके जाती इख्तलाफ जो भी हो, लेकिन एक इदारा ही और एक डंडे वाली सरकार ही इस मुल्क को सीधा भी करेगी। और वो मुझे चीज जो न्यूमरोलॉजिकली नजर आती है, वो नवंबर के एंड से वो फेज स्टार्ट होता हुआ नजर आता है। और पाकिस्तान की जो लोकल पॉलिटिक्स है, इसके अंदर अगर आप बात करें, हम सोसाइटल इल्स की बात कर लेते हैं, जनरल बात कर लेते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो सोशल हो, वो सारी भी नवंबर के बाद, नवंबर के आखिरी वीक और दिसंबर तक ऐसा लगता है जैसे यही फेज है। इसमें 90% चांस है कि इसी में कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जितने बिगाड़ हैं, चाहे वो नफ्सियाती एतबार से, माशरती एतबार से, एडमिनिस्ट्रेटिवली या किसी भी हवाले से, या इवन फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वो सब यहाँ से संवरना शुरू होंगे। और कल्चरल रेवोल्यूशन भी इस कदर स्ट्रिक्ट होगा कि लोग चाइना और ईरान के कल्चरल रेवोल्यूशन को भूल जाएंगे। यहाँ तक कि जब इब्राहिम रईसी को कहा जाता था ना कि बुचर ऑफ तेहरान, जब वो जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के हेड थे, कोई भी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के, और उन्होंने 5000 के करीब सजाएं मौतें अनाउंस की थी, जो एंटी ईरान काम करते थे या एंटी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के हामिल थे या प्रो मार्क्सिस्ट थे, उनको उन्होंने ऐसी ऐसी स्ट्रिक्ट सजाएं दी थी कि लोगों ने बुचर ऑफ तेहरान कहने लगे थे। पाकिस्तान के हवाले से भी ऐसा नजर आता है न्यूमरोलॉजिकली कि आने वाले वक्त में इन्हीं 2 महीनों के बाद ही वो फेज स्टार्ट होने वाला है कि लोग शायद बुचर ऑफ तेहरान की टर्म भी भूल जाएंगे और पाकिस्तान बिल्कुल एक नए पैराडाइम में, लेकिन उसके अंदर जो इनिशियल फेज होगा कल्चरल रेवोल्यूशन का, शायद वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, या जिसको कहते हैं डंडे वाली सरकार, या अगर आप उसको एकेडमिक वर्ड कोई दें, कोई एकेडेमिया के अंदर से, पॉलिटिकल साइंस के अंदर से कोई वर्ड दें, तो टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ भी कह सकते हैं, या अबूरी नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, या कोई ऐसी कमेटी जिसके अंदर तमाम जो प्रैग्मेटिक लोग होंगे, चाहे वो किसी इदारे से वाबस्ता हो, जुडिशरी से, ब्यूरोक्रेसी से, रिटायर या इंटेलेक्चुअल, वो एक मुल्क को रन करेंगे। और सारी इस्लाहात ड्राफ्ट करने के बाद न्यूमरोलॉजिकली ये नजर आता है कि पाकिस्तान के सेकंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, जिसके अंदर जो विक्ट्री होगी वो पीटीआई की और उनकी लाइक माइंडेड जमातों की, पीटीआई की 2/3 to 3/4 इसके दरमियान में कहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो एडिशन होगा वो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी या लाइक माइंडेड पार्टीज एक दो और भी मिला के, तो सुन्नी इत्तेहाद हो गया, जैसे इस तरह की ये कुछ और एक पीटीआई से मिलती जुलती एक और जमात भी मुझे नजर आ रही है, अल्लाह आलम उसका नाम क्या होगा, लेकिन एक जमात और भी एक नाम फील हो रहा है। तो ये जमातें मिला के 3/4 से ज्यादा अक्सरियत होगी। और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग पूरी सेटअप के दौरान हो चुकी होगी, उसको रेटिफिकेशन यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देगी, लेकिन ये एक सिंथेसिस का सिस्टम होगा, सिंथेसिस वाला, जिसमें आप एक हार्मनी देखोगे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर या जो भी। और उसके बाद पाकिस्तान ने चेंज होना, सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म्स नजर आती हैं न्यूमरोलॉजिकली, फिर नए सूबे, एडमिनिस्ट्रेटिव इस्लाहात और इस कदर ज्यादा क्विक इस्लाहात। लेकिन जितनी भी हम इस्लाहात देख लें, जितनी भी हम रिफॉर्म्स देख लें, 2 साल बाद, 3 साल बाद, लेकिन जो एक हतमी आखिरी जो मुझे नजर आती है, इमरान खान जिंदगी और मौत का मालिक तो अल्लाह ताला है, लेकिन इमरान खान की जो इस्लाहात होगी उसमें यूएन के मुकाबले में एक और ऐसा इदारा जिसमें म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी होगा। इसके साथ साथ विद इन द पाकिस्तान अगर बात की जाए तो वो इस्लाहात में से वो रिफॉर्म के 2 हिफाजती इदारे, जैसे भुट्टो ने एफएसएफ बनाई थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, और एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको बाद में इमाम खुमैनी ने अप्लाई किया ईरान में इनकलाब के बाद, पास दौरान इनकलाब और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऐसा नजर आता है कि जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह ताला, लेकिन जिंदगी बगैर इमरान खान की जिंदगी रही तो सबसे आखिरी जो रिफॉर्म होगी वो 2 हिफाजती इदारे होंगे। और उसके अंदर जो स्ट्रिक्ट एक होगा इदारा, वो इंटरनली कि कोई आप अपने कल्चर के अगेंस्ट ना जा सको, अपने समाज, अपनी रिवायात, अपने इवन कॉन्स्टिट्यूशन या अपनी नेशनल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट ना जा सको। और इसी कल्चरल रेवोल्यूशन जो भी 2 महीने बाद जो 90% चांस है भी शुरू हो जाएगा, इसमें अभी हमारे यहाँ अक्सर जर्नलिस्ट भाई आप लोग अक्सर बात करते हैं पीका के कानून की। ये पीका का कानून तो बड़ा ही कोई लाइट है, ऐसा नजर आता है कि जैसे इसका कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्जन आने वाला है। और उसके बाद जिन जिनको तमगों से नवाजा गया, अवार्डों से नवाजा गया, या जिन्होंने 9 अप्रैल 2022 को कुछ फेक न्यूज चलाए किसी की टर्मिनेशन के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के खुलने के हवाले से, या खत्मशुद के हवाले से, या किसी के ऊपर जाती तासुब के हवाले से, या किसी की इज़्दिवाजी जिंदगी के हवाले से,
ऐसा नजर आता है कि वो भी ऐसा स्ट्रिक्ट एक फेज शुरू होने वाला है जिसमें हम में से हर कोई जो मीडिया पे आएगा या तो वो बहुत ज्यादा मोहतात हो जाएगा या उसे बहुत ज्यादा संभल के चलना पड़ेगा या कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप बहुत बड़ी एक पेशेंट गोई कर रहे हैं, इसी पे हम फखरुर रहमान साहब से भी क्वेश्चन ले लेते हैं। फखर साहब, डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी पेशेंट गोई की है। जी बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर आसिम साहब, मुझे ये पहले बताएं कि क्योंकि आपका पॉलिटिकल साइंस और ये सोशलॉजी और ये सारी जो माशरती जिसको हम कहते हैं नफ्सियाती टिप्स हैं, उसके ऊपर आपकी बड़ी नजर है। ये इस मुल्क के अंदर कश्मीर हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, हर तरफ एक माहौल ऐसा बन गया है कि लोगों को गोलियां मार दी जाती है दिन दिहाड़े, फिर उनको रात के अंधेरे में कत्लो गारत कर दी जाती है। और ये जो अवाम है, ये खास तौर पर आप जरा मुझे पंजाब की साइकी बताएं कि ये ऐसा क्यों है कि कोई सब तमाशा देखते हैं और कि किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़कर जो है वो जुल्म का मुकाबला करे। ये निज़ाम जो है ये तो रूल ऑफ जंगल चल रहा है। अब आप इसमें जितनी मर्जी आइन और कानून की बात कर ली, यहाँ तो वो कहते हैं आइन और कानून, वी आर अबव द लॉज। वो जैसे ब्रिटिश सिस्टम में कहा जाता है कि ऑल आर इक्वल्स बट आई एम फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। तो यहाँ पर भी जो है ये जितने भी चाहे सूबाई हुक्मरान हैं या मरकज के हैं या यूनिफॉर्म में हैं, ये सबसे ज्यादा जो यहाँ पे चाहे ब्यूरोक्रेसी है या सिविल और मिलिट्री की, ये एक ग्रेड में पहुंच के समझते हैं कि मुल्क इनके बाप का है और हम इसी तरह इसको चलाते नहीं। इसमें तो जरा आप बात करें। मैं अगर आपका सवाल समझूं तो मैंने एस्पेक्ट लिखे हैं। एक तो आपने सूबों के हवाले से बात की कि तमाम सूबों का, पंजाब का, सिंध का, KPK का या कश्मीर का। दूसरा आपने स्पेसिफिकली पंजाब के हवाले से बात की और तीसरा आपने ब्रिटिश नॉर्म्स या कॉलोनियल वैल्यूज जो है उनके हवाले से, और फिर वो लोग जो अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं वो किसी भी महकमे में हो सकते हैं। सबसे पहले मैं अक्सर जो न्यूरोलॉजिकली आपको बताता हूँ, अक्सर अपने ब्लॉग्स में भी कहता हूँ कि ना जब हम किसी को न्यूरोलॉजिकली चेक करते हैं ना, न्यूरोलॉजी बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच है। एंथ्रोपोलॉजी में नेचर की स्टडी होती है और हम नाम के अकॉर्डिंग किसी की नेचर बताते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर को भी बताते हैं। आपका नाम, फिर आपके अम्मी का नाम, आपके अब्बू का, आपके बहन भाइयों का नाम, आपके इवन अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो तो चचा का नाम। तो ये नाम जो है ना विद इन द फैमिली या शादी से पहले या शादी के बाद बीवी का नाम, बच्चों का नाम, तो ये बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। इसी तरह आपके शहर का नाम, जहाँ आपकी पैदाइश हुई और जहाँ आप मौजूदा तौर पर रह रहे हो, ये इसको कहते हैं ज़मा और मकान। ज़मा माने ज़माना, यानी किस वक्त में आप कहाँ रह रहे हो, और मकान कहाँ के आप मकीन हो, रेजिडेंस आपकी कहाँ की है। अब जब पंजाब का न्यूरोलॉजिकल जायजा लिया जाए, इस जमीन का खित्ता इस वक्त के मुताबिक इस जमीन के खित्ते में जहाँ हम लोग रह रहे हैं या पंजाब के लोग रह रहे हैं या कश्मीर के या सिंध के या खैबर पख्तूनख्वा के या बलूचिस्तान के, मैं ज़मा और मकान के हवाले से, पंजाब और कश्मीर के हवाले से एक थ्योरी पेश करता हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे अच्छे लोग भी रहते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मैं ज़मा और मकान की पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जीज की बात करने लगा हूँ। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर हरूफ अबजद या अदद कैलकुलेटर इंस्टॉल करें, या ज़ोरोआस्ट्रियन स्कूल ऑफ न्यूमरोलॉजी भी हरूफ अबजद पे बेस करती है, पंजाब का अदद निकाले, पे का अदद भी दो, एंड में बे का अदद भी दो। कश्मीर के अंदर काफ का अदद भी दो, एंड में रे का अदद भी दो। दोनों का मतलब क्या होता है? शुरू में भी डबल माइंडेडनेस, कंफ्यूजन एंड एंजाइटी, डिप्रेशन, और एंड में भी कंफ्यूजन, एंजाइटी, डिप्रेशन या डबल माइंडेडनेस। अब ये जो जमीन का खिता जब इसको पंजाब के नाम से या कश्मीर के नाम से पुकारा जाता है, आप खुद देखें पंजाब इस वक्त दो है, एक इंडिया के पास, एक पाकिस्तान के पास। कश्मीर भी दो है, एक इंडिया के पास, एक पाकिस्तान के पास। हमारे पास जो पंजाब है, यहाँ के लोगों को आप देखें अपनी सॉइल से वो डिससेटिस्फेक्शन का इजहार करते हैं, उनको इंडियन पंजाब आइडियलाइज लग रहा होता है। कश्मीरी अपनी सॉइल से डिससेटिस्फेक्शन का इजहार करते हैं, दूसरा इंडियन कश्मीर उनको आइडियलाइज लग रहा होता है। यही हाल इंडियन कश्मीर में है, यही हाल इंडियन पंजाब में है। तो अपने करीब से, अपने जो बिलोंग्स करते, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहां से डिससेटिस्फेक्शन, नेचुरली जमीन की जो नेगेटिव एनर्जी है ज़मा और मकान की, और दूसरे को आइडियल, अपने दूसरे काउंटर पार्ट को आइडियलाइज करना, ये यहाँ की नेगेटिव एनर्जीज है। और जिस दिन इमरान खान के दौर में ऐसा नजर
चुका है, जहां अब सिर्फ प्रैग्मेटिक फैसले होने हैं। जो भी नेक्स्ट इलेक्शन होने हैं उसके बाद जिसकी भी हुकूमत आनी है, इमरान खान आते हैं या उनका जानशीन आता है या व्हाट्सएवर जो भी आता है, एक तो ये अदालती इस्लाहत होगी, लेकिन साथ में नए सूबे बनेंगे। जब पंजाब का नाम रीनेम होगा, जैसे साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब, तो साबका और लाका में कुछ वर्ड बदल जाएंगे ऑटोमेटिक। जो जमीन पर जमा और मकान की नेगेटिव एनर्जीज है वो ऑटोमेटिक आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगी। इंडियन पंजाब का इस तरह से नजर आता है क्योंकि वो वहां पर खालिस्तान को डिमांड कर रहे हैं, और न्यूमरोलॉजिकली नजर आता है कि जब हरियाणा में कोई ऐसा इवेंट होगा, हरियाणा से सिख भाई निकलेंगे तो वो खालिस्तान की बाकायदा इब्तिदा होगी, वो रीनेम हो जाएगा पंजाब से खालिस्तान की जानिब। इसीलिए इस तरह की कोई चीज वहां पर नहीं होगी। कश्मीर का भी ऐसे ही नजर आता है कि वो मुस्तकबिल करीब में पहले पाकिस्तान का पार्ट तो बनेगा, आइडियली वो बनाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ अरसे के बाद, साल डेढ़ के 2 के बाद वो जैसे डिससैटिस्फाई हो जाएंगे और फिर वो सोवरेन बनेगा, और खालिस्तान और कश्मीर विल बी द कन्फेडरेटेड पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये मुझे न्यूमरोलॉजिकली नजर आता है अनकरीब, और ये एक तरह से पाकिस्तान का देखने में अलग मुल्क होंगे लेकिन होंगे पाकिस्तान का हिस्सा। दूसरे नंबर पर जो जमा और मकान की नेगेटिव एनर्जीज है वो किसी हद तक रूरल सिंध से नजर आती है, लेकिन ज्यादा नहीं। तीसरे नंबर पर जहां इंटेलेक्चुअलिज्म नाम के अकॉर्डिंग जमा और मकान के अंदर पॉजिटिविटी को अगर ट्रेस किया जाए तो इंटेलेक्चुअलिज्म जहां से पनपता हुआ नजर आता है, रैशनैलिटी पनपती हुई नजर आती है, विजडम पनपता हुआ नजर आता है, वो जो जमीन का खित्ता है गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। और बलोचिस्तान के अदद जब निकाले जाए तो पाकिस्तान का अदद भी 3 बनता है, बलोचिस्तान का अदद भी 3 बनता है। दोनों एक दूसरे के लिए लाजमा मलजूम है। इसीलिए मैं कहता हूँ इंडियन एस्ट्रोलॉजर जितनी मर्जी प्रिडिक्शंस कर लें, पाकिस्तान और बलोचिस्तान ने अलग नहीं होना। ये तो मैंने आपको जमा और मकान के हवाले से आपने पूछा, पंजाब और कश्मीर का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ के लोग अगर नेगेटिवली सोचते हैं तो अक्सर जमा और मकान की इस नेगेटिव एनर्जी का शुरू में भी 2 एंड में भी 2, इसकी नेगेटिव एनर्जीज के बाद ये इम्पैक्ट पड़ता है कि हर बंदा ये समझता है मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, बाकी सब गलत है या बाकी सब बाढ़ में जाए, मुझे कुछ ना हो, बाकी सब जो इनकलाब के लिए बाकी सड़कों पे निकले, मैं बस टीवी पे देखता हूँ। तो ये नेगेटिव एनर्जी जो है जमीन के साथ अटैच होती है। बाद हम लोग किसी को चेक करते हैं कि जिस घर में आप रह रहे हो, यहाँ पे आप रहे तो ग्रोथ नहीं कर सकोगे, तो वहां उस घर की जमा और मकान की नेगेटिव एनर्जी होती है। तो इसी तरह सूबों की, इसी तरह खित्तों की भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो पंजाब में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ओवरऑल माइंडसेट कहीं ना कहीं आके आप अपने अंदर सेल्फिशनेस या अपनी जो अपनी जात को प्रेफर करने लग जाते हो, मुल्क को, स्टेट को या कम्युनिटी को प्रेफर नहीं करते। ये जो सेल्फिशनेस है ये बाज़ औक़ात कश्मीर में और पंजाब के नाम की वजह से यहाँ की जमीन के अंदर नेगेटिव ट्रेड नजर आता है, लेकिन जब ये रीनेम होगा तो सारा कुछ टैकल हो जाएगा। दूसरा, आपने खून रेजी के हवाले से कहा पंजाब में, कश्मीर में, मैं अक्सर आपको, मैं न्यूरोलॉजिकली कश्मीर के हवाले से बात करूं, मुझे न्यूरोलॉजिकली ऐसा नजर आता था कि इंडियन जो इंटेलिजेंस है उनको ऐसा फील होता है कि लद्दाख में जो कुछ हो रहा है शायद उसके पीछे पाकिस्तान है। तो क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में, तो हर पॉलिटिकल सिस्टम में वैक्यूम तो होते हैं, गैप तो होते हैं, तो जैसे लद्दाख के अंदर कुछ वैक्यूम जाहिर हुए वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में और वहां के लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया, वही गैप यहाँ पर भी ट्रिगर किया गया आजाद कश्मीर के अंदर, चाहे वो गैप हकीकत पर मबनी थे लेकिन उनको ट्रिगर किया गया और यहाँ पर भी उस तरह का कैओस जनरेट किया गया। दूसरी बात, आपने पंजाब के हवाले से बात की, मैं अक्सर, आज भी मैं मजहर बरलास साहब के साथ डिनर पे था थोड़ी देर पहले, मैंने उनको भी ये बात की कि बेमकसद जिंदगियों के हामिल लोग बेमकसद तहरीकों में उलझ कर बेमकसद ही हलाक होते हैं, और उससे माशरे में बेमकसद इंतशार पैदा होता है, सोचों में बेमकसद बिखराव पैदा होता है और रियासत में बेमकसद तबाही पैदा होती है। तो आप खुद देख लें कि जहां 2 साल सब कुछ होता रहा तब तो उनको याद नहीं आया कि कोई फलस्तीन भी था, कोई गजा भी था। जब वहां सीज फायर हो गया, सब कुछ हो गया, तब सब कुछ याद आ गया। और देखने में कुछ और है, जाहिर तौर पर मैं डिप्लोमेटिकली बात कर रहा हूँ, अल्फाज का चुनाव जरा सोच समझ के ले रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत क्या मकसद है, नवंबर के साथ इसको कैसे रिलेट किया जा सकता है, हर पढ़े लिखे बंदे को पाकिस्तान के अंदर पता है, आपको भी पता है, किसी और को भी पता है। अब बरतानवी नॉर्म्स या बरतानवी जो कॉलोनियल जो लेगेसी है जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, या वो लोग जो अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, न्यूरोलॉजिकली जो नजर आता है कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर 90% चांस ये है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में या दिसंबर में शुरू हो जाएगा, 10% चांस ये है कि फरवरी और मार्च में, और ये एक लूप है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। सूरह रात में भी यही है, सूरह इनाम में भी यही है। अल्लाह ताला मेजोरिटी के दिल देखते हैं और दिल हकीकत में देखते हैं। जब मेजोरिटी इस काबिल होती है, अल्लाह मियां लीडर भी तभी हमारे अंदर से पैदा करते हैं, अदरवाइज अल्लाह मियां भी हमें आजमा रहे होते हैं कि ये कब सीधा होगा और कब मैं
इसके ऊपर नमाज शहादत करूंगा। मुझे ये नजर आता है जब भी कल्चरल रेवोल्यूशन की इब्तिदा होनी है, सबसे पहले ये ब्यूरोक्रेसी, ये अबव द लॉ समझने वाले लोग, ये तमगों के हामिल जर्नलिस्ट, ये सारे इसके शिकंजे में आएंगे और अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, अभी तो आप देखते होंगे कि एक सरकारी मुलाजिम आज एक महकमे में है, 2 महीने बाद ट्रांसफर हुआ दूसरे महकमे में चला गया, ना कोई स्पेशलाइजेशन, ना कोई एक्सपर्टाइज, ना कुछ, और कभी इधर और कभी इधर। मुझे न्यूमरोलॉजिकली ऐसा नजर आता है पाकिस्तान के अंदर हाइपर कॉग्निटिव न्यू अर्बनिज्म भी अप्लाई होने वाला है, पाकिस्तान के अंदर रेसिस्टिव इकोनॉमिक मैकेनिज्म के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर और चार्टर ऑफ मदीना, इन चारों को मिलाकर पाकिस्तान का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी डिजाइन होने वाला है, बल्कि यूं नजर आता है जैसे कहीं ना कहीं डिजाइन हो भी चुका है और वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। इसी तरह मुझे ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी मेरिटोक्रेसी के नाम पर ऐसी इस्लाहात होती नजर आती है जहां पर सिर्फ एक्सपर्टाइज या स्किल होगी। ये इस तरह का मौजूदा सीएसएस निजाम नहीं होगा जो बीए पास लोगों को कभी एक महकमे में, कभी दूसरे महकमे में, कभी तीसरे महकमे में और अबव द लॉ उसको कंसीडर किया जाए। मुझे ये रिफॉर्म भी कल्चरल रेवोल्यूशन का दौरान ही होती नजर आती है, लेकिन रेटिफिकेशन इसकी डेमोक्रेटिक फेज में होगी। और डेमोक्रेटिक फेज भी आप उसको कह सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड निजाम भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान को सीधा भी डंडे वाली सरकार नहीं करना। जी डॉक्टर साहब, आपको बता दो जाके कहीं वो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन जो सैमुअल पी हंटिंगटन जिसके बारे में कहते हैं, वो एक लॉन्ग रन में जाके 3 साल बाद या 2 साल बाद शायद आपको वो नजर आए, लेकिन फिर भी एक हम आंगी एक सिंथेसिस लाजमी रहेगा। ये मुझे न्यूमरोलॉजिकली नजर आता है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे अब इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लें। अगर आपके पास उनके आप क्या समझ रहे हैं, आपके नॉलेज के मुताबिक खबरें ये कुछ गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब को तो अल्लाह ना करे उनको जान से मार दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर सर जो हमारे रूहानी शख्सियात हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं या सर दूसरे इल्मी फल्कियात, सर मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें बहुत बड़ा एक दावा किया गया है कि इमरान खान की रिहाई जो है ना, उनके गले में डले हुए 2 तवीत हैं। सर ये मुझे इस बात की समझ नहीं, आपके नॉलेज के मुताबिक उनकी रिहाई की जो रुकावट है वो 2 तवीत है, आप क्या समझ रहे हैं? तीसरे नंबर पे सर एस्ट्रोलॉजर की अगर बात करें तो एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि इमरान खान के साचे में खान साहब जेल में है ही नहीं, उनकी रिहाई किसी भी वक्त हो सकती है। तीसरा सर जो अहम बात है, किसी के ख्वाब में आके कहा जाता है कि खान साहब बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। सर अवाम इस कशम इधर के इधर भागा भाग में लगी है, 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान की बेचैन है खान साहब की एक झलक देखने के लिए। वैसे तो खान साहब को इंटरनेशनल ही देखना चाह रहे हैं, तो सर आपके पास क्या नॉलेज है खान साहब के हवाले से? पहला सवाल जान से मारने के हवाले से आप पूछ रहे हैं। न्यूमरोलॉजिकली पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जिंदगी और मौत और हतमी वक्त का तयन ये तो अल्लाह ताला की जात को ज़ेब देता है। न्यूमरोलॉजी एक साइंटिफिक नॉलेज है, एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच है और इसमें इम्कानात या प्रोबेबिलिटीज की स्टडी तो हो सकती है, इसके अंदर सारा कुछ बताया जा सकता है, लेकिन जिंदगी और मौत का तयन कुरान भी कहता है, हमारा ईमान भी कहता है कि ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के डोमेन में आता है। और हतमी तौर पर किस वक्त में क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ टाइम, ये भी अल्लाह की डोमेन है। अगर इसमें मैं कोई इंटरफेयर करूं तो वो शिर्क में आ जाएगा। मैं इम्कानात के हवाले से बात करूंगा। मैं सबसे पहले तो आपको जो आपने सवाल पूछा जान से मारने का, न्यूमरोलॉजिकली मुझे अब ये इस वक्त जो 15 अक्टूबर है, आज के हवाले से मुझे अब इमरान खान को लाइव थ्रेट कोई नजर नहीं आता दुश्मनों की तरफ से, पहली बात। और ये जो कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद मुर्सी का सा अंजाम उनका हो सकता है, जैसे CIA ने उनके ऊपर जनरल सीसी को लॉन्च कर दिया और फिर उसके बाद क्या कहते हैं उनको जिस तरह से जहर दे के या जिस तरीके से भी उनकी असैसिनेशन की गई, ऐसा मुझे इमरान खान का अब कोई चांस नजर नहीं आता। जो कोशिशें करके देखनी थी देख ली, जिसने भी करनी थी अगर की तो कर ली, अब कोई चांस नजर नहीं आता। दूसरी सूरत में एस्ट्रोलॉजर्स की आपने बात की, एक एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि इमरान खान के गले में 2 तावीज हैं या जो भी है। मैंने ये प्रोग्राम शायद मजहर बरलास साहब के साथ ही किया था और मैंने कहा था कि मुझे ऐसा नजर आता है कि जैसे कुछ इंडियन जादूगर शायद वो नेपाल के रास्ते वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, और शायद एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके कुछ बड़े जो है एनीवन वो शायद उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसा एक स्क्वाड लॉन्च किया हुआ है जो इंडियन जादूगरों पर मुश्तमिल है, लेकिन शायद वो नेपाल के वीजों पे या नेपाल के पासपोर्ट पर वो पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं या व्हाटसोएवर, ऐसा
न्यूमरोलॉजिकली एक कनेक्शन नजर आता है इंडिया और पाकिस्तान में, दरमियान में नेपाल का लिंक। लेकिन अब 15 अक्टूबर या अक्टूबर के महीने में, बल्कि पिछले महीने से वो जो नेगेटिव एनर्जीज थी, ऐसा नजर आने लग गया कि वो नेगेटिव एनर्जीज जो इमरान खान के ऊपर इम्पोज की जा रही थी, अब वो जो एक आर्टिफिशियल रोमांस हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नजर आ रहा है, वो उल्टा रिवर्स होकर उन पर असरअंदाज होने लग गया। और अब आप खुद देखेंगे, मेरी 28 मई 2023 की प्रेडिक्शन है कि जब इमरान खान ने बाहर आना होगा, हुकूमत उनकी आनी होगी, तो एक तमाशा बनाने वाले खुद अपना तमाशा बनाएंगे, एक दूसरे का सर फाड़ेंगे, एक दूसरे के दस्ते गिरे होंगे। अब मुझे ऐसा नजर आता है कि वो वक्त शुरू हो चुका है। अभी ये एक दूसरे का सर फाड़ेंगे और फिर उसके बाद जो हकीकी मानों में इन सब का सर इकट्ठा फटेगा, चाहे फिर ये मुल्क छोड़ के भागे, चाहे फिर फैमिली इलाज के बहाने जाए, चाहे किसी भी तरीके से जाए, लेकिन अब इनके सर फटने वाले हैं। 2023 की प्रेडिक्शन और जो नेगेटिव एनर्जी, जो जादू टोना, जो भी आप कह रहे हैं, मुझे अब वो सारी रिवर्स होती हुई नजर आती है। मैं आज भी देख रहा था जब आपने मुझे कहा कि आज मैंने व्लॉग करना है, तो मुझे अब इमरान खान के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी इस वक्त नजर नहीं आती। पहले अगर थी तो थी, लेकिन मुझे ये जो पिछला महीना गुजरा सितंबर में भी नजर नहीं आती थी, इससे पहले जो थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। ऐसा नजर आता है कि जैसे कोई डिवाइन सपोर्ट या डिवाइन प्रोटेक्शन वो इस कदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि अब ना तो कोई साजिश, ना तो कोई वो क्या कहते हैं जादू टोना, या कोई इंडियन जादूगर या कोई नेपाली जादूगर, व्हाटसोएवर जो भी आप कह रहे हैं, वो चीज अब मुझे नेगेटिवली कोई नजर नहीं आती। अब अगर कुछ होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। और तीसरी बात रिहाई के हवाले से, न्यूमरोलॉजिकली 90% चांस मुझे 26 नवंबर या इससे पहले किसी भी वक्त 90% चांस यही नजर आते हैं। दूसरी सूरत में अगर ये डिले होता है, बिल फर्ज अगर ये डिले होता है, तो 10% की ऑप्शन के तौर पे रेडनेस के साथ मुझे फिर फरवरी, मार्च या शाबान का महीना वो रेडनेस के साथ वो नजर आता है। वरना पहले ही 26 नवंबर या इससे पहले 90% चांस मुझे अभी तक न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस में यही नजर आता है। और उनकी रिहाई के लिए जो फाइनल लॉन्ग मार्च होगा वो भी केपीके से नजर आता है, लेकिन उसमें बलूचिस्तान की नुमाइंदगी, जीपी की नुमाइंदगी, एजेके की नुमाइंदगी, लेकिन सबसे कम नुमाइंदगी अगर होगी तो वो पंजाब और सिंध की होगी। जी फखरुर रहमान साहब। अच्छा देखें जी, ऑब्वियसली जो डॉक्टर साहब ने बातें की हैं, उसके अंदर से पहले जो दूसरे एस्ट्रोलॉजिस्ट थे जिनको आपने प्रोग्राम में लिया था, तो एक बात तो बिल्कुल ये सामने नजर आ रही है कि वो जो जितनी भी एनर्जी है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के हर बाशिंदे की एनर्जी जो है ना, वो एक पॉइंट के ऊपर जाकर कहीं ठहरने लगी है। और वो ये है कि ये जो निज़ाम है जुल्म का, जबर का, फिस्तायत का, इसको अब गिरेबान से पकड़ के गिराना है। और इसका ट्रिगर ब्रेक जो है वो कहीं से भी किसी टाइम पे भी हो सकता है। ये तो बात समझ में आ गई है। अब तो देखें, कल केपीके में जो टीएलपी वालों के साथ हुआ है, उसके हवाले से कि उनकी जो भूसा को उनकी मैयतें उनके हवाले की जाए, तो इमरान खान ने वज़ीर आला केपीके को ये कहा कि कल इदारे यकजहती भी करें और इसका मुतालबा भी करें। तो ये जो आपको मैं बता रहा था कि सारे जो एनर्जी पॉइंट है वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो अब ये सारी चीजें जो है ना, कहीं से जो इसका आगाज होना है, और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं और भी लोग बता रहे हैं, तो लग ऐसे रहा है कि सूरत इसी डायरेक्शन में जाएगी। मैं डॉक्टर साहब से इतना जानना चाहूंगा कि ये मशरिक और मगरिब के हवाले से न्यूमरोलॉजी क्या बताती है, जो फ्रंट्स पाकिस्तान के लिए एक तो खुल गया मगरिब में, मशरिक से क्या दोबारा इस तरह का खतरा है, आपको नजर आता है हिसाब किताब में? पहले मैं आपने ये जो मुझे बात की ना कि पाकिस्तान में एनर्जी के जो पॉजिटिव एनर्जी के जो पॉइंट है वो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, मैं आपको एक यहाँ पर बात करता चलूं कि फ्यूचर कभी भी स्टैटिक नहीं होता, फ्यूचर वेरिएबल होता है। हमारी एक दुआ हमारी तकदीर बदल देती है, और हाथों की लकीरें भी वेरी नेक्स्ट डे या बाद वक्त हमारी ताजत की दुआओं के बकदर हम नेक्स्ट डे भी चेंज हुई होती हैं। ये जो दावा करते हैं ना लोग कि हमने 10 साल पहले किसी का हाथ देखा या खैर इमरान खान का हाथ देखा, ये सब कुछ वेरी नेक्स्ट डे भी मैंने चेंज होते हुए देखा। जब मैं ईरान में इस हवाले से
तालीम हासिल कर रहा था, केमिस्ट्री भी मैंने सीखी, न्यूमरोलॉजी में तो चलो पोस्ट डॉक्टरेट है, तो ये बिल्कुल चेंज होती रहती है। आज कोई तौबा करे उसका फ्यूचर चेंज हो जाएगा, अल्लाह अपने सब कुछ माफ कर देता है। या कोई शर पसंद अगर आज प्रिडिक्शन सुनता है, वो अपने आप को चेंज तो नहीं करता लेकिन उसकी रेमेडी कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि सैलाब आने वाले और बहुत ज्यादा नुकसान होगा, कोई आगे बंद बना देता है, कोई दीवार बना देता है। अब सैलाब तो आएगा लेकिन नुकसान कम होगा, लेकिन मुझे मकाफाते अमल जो कुदरत ने एक रखा हुआ है होगा जरूर, देर सवेर हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ हतमी वक्त का तायुन अल्लाह की जात को ज़ेब देता है, और अगर आप दिल से तौबा कर लो तो सब रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। न्यूमरोलॉजी हो या पामिस्ट्री, जो हमारा करंट माइंडसेट होता है, जिसके बकदर हमारा फ्यूचर शेप हो रहा होता है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी हो चाहे पामिस्ट्री हो। और आज की, अब मैं जो आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ आज की तारीख के अकॉर्डिंग, आज के माइंडसेट्स के अकॉर्डिंग जो नामों से पता चलता है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। और ज़ोरोआस्ट्रियन स्कूल ऑफ न्यूमरोलॉजी में तारीख पैदाइश या तारीख भी इतना मैटर नहीं करती, सेकेंडरी तौर पे असिस्ट जरूर करती है, नाम और आपके बिलोंगिंग जो अफराद है वो सारा कुछ इसमें हिस्सा डाल रहे होते हैं। अब आपने दूसरा जो सवाल पूछा मगरिब और मशरिक का, मुझे इस वक्त यूं नजर आता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो मैं इसी साल अप्रैल मई से मैं प्रेडिक्शंस करूं, बल्कि मार्च से, कि मुझे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पाकिस्तान और रशिया का नजर आता है। उसमें 14 मुल्क होंगे, लेकिन जो फ्रंट फुट पे जो सबसे आगे होंगे पाकिस्तान और रशिया। और ये फॉरेन पॉलिसी कल्चरल रेवोल्यूशन का दौरान ही 180 डिग्री पर चेंज हो जाएगी। बैक एंड पे चाइना भी होगा, नॉर्थ कोरिया भी होगा, और भी ममालिक होंगे, 14 में बहुत सारे मुल्क होंगे, मिस्र भी हो सकता है उसके बैक एंड पे, लेकिन फ्रंट पे पाकिस्तान और रशिया होंगे। अमेरिका का रकबा सुकड़ना है। मैं 2 नवंबर 2023 को ये प्रेडिक्शन कर चुका हूँ। उस वक्त किसी ने भी यूट्यूब पे ये प्रेडिक्शन नहीं की थी कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरी अगर प्रेसिडेंट बने भी तो ये आखिरी होंगे। और इसके 2028 तक मुझे अमेरिका में एथनो नेशनल सेपरेटिज्म ट्रिगर होती नजर आती है, लेकिन ये शुरू नस्ली फसादात की ऊपर बेस पर होंगी। और उसके बाद रियासतें जो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद मुख्तारी या आजादी मांगेंगी। और मुझे अमेरिका की कम से कम 5 ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है कनाडा के साथ मर्ज होती हुई नजर आती है। कनाडा का रकबा बढ़ने वाला है, वेनेजुएला का रकबा और मेक्सिको का रकबा बढ़ने वाला है। अमेरिका के कुछ स्टेट सॉवरन होकर कनाडा या मेक्सिको या वेनेजुएला के साथ भी कन्फेडरेशन बनाती हुई नजर आती है। इजराइल अभी फैलता हुआ नजर आता है। ये जो अब्राहम अकॉर्ड या ये जो भी गजा पीस पॉइंट है, ये मुझे टेम्परेरी नजर आता है, इसकी वायलेशन इजराइल ने ही करनी है। लेकिन अल्टीमेटली अभी इजराइल ने फैलना है, हदीस के मुताबिक भी फैलना है। हदीस जो हमारे नबी ने कह दिया वो हक है, सच है। लेकिन अल्टीमेटली जो फलस्तीन का बदला या अभी एक बार ईरान की तबाही अभी और भी होनी है, इन दोनों का बदला पाकिस्तान और रशिया का जो नेक्सस होगा या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसने लेना है। मेन जो ताकत का इस्तेमाल होगा वो रशिया की जानिब से न्यूमरोलॉजिकली अभी तक नजर आता है। और उसके बाद इजराइल ने इस वक्त जो मौजूदा रखा है उससे भी सुपड़ जाना है। डोनाल्ड ट्रंप का ये नजर आता है कि इसी साल या अगले साल या तो CIA या यहूदी लॉबी की कोई कानूनी पेचीदगी या मवाखजा या इम्पीचमेंट भी उनकी नजर आती है। नेतन्याहू की पॉलिटिकल लेगेसी, उनके अपने जो पॉलिटिकल जो उनका अपोजिशन है वही उनके खिलाफ, वही उनको ले डूबेगी, शायद इसी साल में शायद अगले साल में, लेकिन ये वक्त उनका भी शॉर्ट है। और मोदी के हवाले से मैं 2 साल पहले भी प्रेडिक्शन कर चुका हूँ कि ऐसा नजर आता है ये यूनाइटेड इंडिया के आखिरी प्रेसिडेंट होंगे। मेरी 1 मई 2024 की भी प्रेडिक्शन है कि कैसे इंडिया टूटेगा। उसके बाद कितने एस्ट्रोलॉजर ने उसको मनोन कॉपी भी किया, जो भी किया, लेकिन बात कि मोदी का जो है उसको RSS के गुंडे ही इस वजह से उनको नुकसान पहुंचाएंगे कि जैसे उन्होंने RSS की एक्चुअल आइडियोलॉजी को नुकसान पहुंचाया और उसकी वजह से जो महाभारत का कंसेप्ट है उसको भी अंडरमाइन किया। नॉर्थ कोरिया का रोल मुझे ऐसा नजर आता है कि जैसे वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एशिया का इजराइल होगा। एशिया का मतलब चाइना ने, रशिया ने या किसी ने भी इस रीजन में से किसी को धमकी देनी होगी तो नॉर्थ कोरिया को आगे कर दिया करेंगे, जैसे अमेरिका इजराइल को आगे कर देता है। नॉर्थ कोरिया का रोल और ताइवान का रोल भी मुझे फ्यूचर में ऐसा नजर आता है कि जैसे ताइवान को चाहते ना चाहते इजराइल के खिलाफ चाइना कोई ऐसा माहौल डिजाइन करेगा कि ताइवान की जाने से भी इजराइल को कोई नुकसान पहुंचेगा, ये भी नजर आता है मुझे। लेकिन पावर का नेक्सस आने वाले 2028 तक मुझे एक मशरिक में नजर आता है। SCO भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा होगा, लेकिन उसमें ये वाला इंडिया नहीं होगा, क्योंकि 2028 तक मुझे 7 सिस्टर स्टेट्स इंडिया की 7 सोवरन स्टेट्स होंगी, लेकिन ये एक कन्फेडरेशन होगी और फिर कन्फेडरेशन की सूरत में चाइना से अलायंस होंगी। उसके अलावा जूनागढ़ से लेके केरला तक का एक मुस्लिम स्टेट मुझे यहाँ पर फील होती है। उसके बाद खालिस्तान और कश्मीर का मैं बता चुका हूँ कि दे विल बी द कन्फेडरेटेड पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये 1 मई 2024 को भी मैंने ये पूरा लॉक किया हुआ था। और खालिस्तान और कश्मीर की सूरत में पाकिस्तान का रकबा बढ़ने वाला होगा। ये देखने में अलग होंगे, लेकिन इनकी फॉरेन पॉलिसी, इनकी इकोनॉमी, ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ लिंक्ड होगा। और अफगानिस्तान जिसको आजकल हम देख रहे हैं, जैसे ही हमारी फॉरेन पॉलिसी 180 पर शिफ्ट हुई, यही अफगानिस्तान हमारे लिए जॉइंट मार्केट होगी या सेम मार्केट होगी। और अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के ट्राई बॉर्डर लाइन पर
ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी होगा जो डी-डॉलराइजेशन के ऊपर बेस कर रहा होगा, करेंसी स्वैप मैकेनिज्म के ऊपर बेस कर रहा होगा, जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2022 में ही बन चुकी थी। और फिर इमरान खान जब रशिया से वापस आए थे उसी रात को उन्होंने 24 फरवरी 2022 को बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट विद रशिया, अफगानिस्तान एंड ईरान साइन किया था, जो करेंसी स्वैप मैकेनिज्म पे था, जिसमें डॉलर नहीं था। और जब भी डॉलर को कोई थ्रेट पहुंचता है, अमेरिका उस मुल्क का या उस हुकूमत का सत्यानाश कर देता है। पाकिस्तान के अंदर जैसे ही ये बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट विद करेंसी स्वैप मैकेनिज्म साइन हुआ, वेरी नेक्स्ट डे अदम एतमाद की तारीख आ गई। सद्दाम हुसैन ने जब कहा था कि आज के बाद अमेरिका जो इराक जो है वो डॉलर के बजाय यूरो में लेन देन करेगा, वेरी नेक्स्ट डे अटैक हो गया। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने कहा था कि लीबिया जो है वो सोने में या किसी तरह का कोई मिलता जुलता नाम लिया था कि उसमें ट्रेड करेगा, डॉलर में नहीं करेगा, वेरी नेक्स्ट डे लीबिया में भी सिविल वॉर ट्रिगर हो गई। यही काम इमरान खान के दौर में हुआ था। लेकिन अल्टीमेटली वो अब 2025 जो कार्मिक ईयर है 9 के ऊपर आता है, और 9 वाले साल के अंदर ये कुदरत का फैसला होता है, जिसने जो किया होता है वो भुगतता है, चाहे वो किसी भी अंदाज में, चाहे वो बीमारी की सूरत में, चाहे वो अपने यारों दोस्तों की बगावत या मुखालफत की सूरत में, चाहे वो जुडिशरी के फैसलों की सूरत में, चाहे वो अवामी इनकलाब की सूरत में। 2025 का जो अदद 9 बनता है, ये नजर आता है अब जो सच्चा होगा जो झूठा होगा, तकदीर उसको खुद ब खुद जाहिर कर देगी कि कौन क्या है, कैसा है, दिल का कौन सच्चा है, हकीकत में कौन सच्चा है, ये तो कुदरत ने फैसला करना। जी बहुत शुक्रिया। जी जी फखरुर रहमान साहब ने जो पूछा था ना, बुनियादी तौर पर वो ये पूछा था कि अफगानिस्तान ने तो एक तरह से जंग छेड़ दी है पाकिस्तान के साथ, तो क्या इंडिया भी कोई ऐसी हरकत कर सकता है? ये सवाल था बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल। मुझे न्यूमरोलॉजिकली ये नजर आता है कि जैसे जिस वक्त इंडिया ने अटैक करना है, एन उसी टाइम पे पाकिस्तान का जो मगरबी बॉर्डर है वहां से भी बॉर्डर हॉट होता हुआ नजर आता है। चाहे वो अफगानिस्तान एज ए स्टेट तो मुझे अटैक करता हुआ उस तरीके से नजर नहीं आता, लेकिन जो फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खारिज जिसको कहते हैं, वो वहां से जरूर ट्रिगर होगा केपीके और बलूचिस्तान में, और ये पैरेलल होगा। लेकिन वो जिस तरह हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक इस्तेलाह यूज की जाती है ना कि हम में से हर पार्टी ने अपने जो अरबाब इख्तियार में से कुछ लोगों को हम अच्छे लोग कहते हैं और कुछ को हम बुरे लोग कहते हैं। वो जो अच्छे लोग होंगे ना, जिनको पाकिस्तान की मेजॉरिटी समझती है कि वो पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करने वाले हैं, जो दर हकीकत प्रैग्मेटिक हैं, उन्होंने इन हमलों के अंदर ऐसा रंग भर देना है कि ये हमले फिर वो जवाब फराहम नहीं कर सकेंगे कि एक शख्स पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, उसको रहना चाहिए, या वही सब कुछ है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमले डिसाइड कर देंगे कि अच्छे लोग हर वक्त मौजूद होते हैं और वो मेरिट पर बात करते हैं और वो रिएक्ट करेंगे। प्लस ये कि इंडिया के ऊपर उसी वक्त में बांग्लादेश और चाइना के साथ की तरफ से जो कुछ होगा, इंडिया से फिर संभलेगा ही नहीं, और ये वक्त होगा इंडिया के अंदर एथनो नेशनल सेपरेटिज्म मुकम्मल तौर पर ट्रिगर होने का, जो कि वक्त तो लेगा, लेकिन तो ज्यादा से ज्यादा 2028 तक, अब तक की जो न्यूमरोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी है उस तक जो नजर आता है कि जैसे ये जो अब हमला होगा इंडिया की जानिब से, ये बिल्कुल पाकिस्तान को अपना जो मगरबी बॉर्डर है वहां उसके दरमियान में बफर स्टेट्स कायम करने में मदद फराहम करेगा। लेकिन अफगानिस्तान जैसे ही पाकिस्तान में नवंबर गुजरेगा, एक सरकारी मुलाजिम के हवाले से जो चैमगोइयां ये जब दम तोड़ेंगी, तो उसके बाद अफगानिस्तान आपके लिए वही फ्रेंडली कंट्री होगा। बल्कि यहाँ तक कि केपीके और बलूचिस्तान में भी आपको जो अभी सोशल मीडिया पर चाहे 99% वो फेक न्यूज होती है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो वहां से भी आपको ऐसी नेगेटिव खबरें आना बंद हो जाएंगी केपीके और बलूचिस्तान से। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके टाइम का दिल तो चाह रहा है कि आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। फखरुर रहमान साहब आपका भी, मजहब बरलास साहब आपका भी, डॉक्टर साहब से दोबारा भी हम टाइम लेंगे। जी बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। डॉक्टर आसिम मोहम्मद एजाज साहब ने एक बहुत बड़ी पेशन गोई की है। एक तो नाज़रीन इमरान खान के हवाले से कि 26 नवंबर, याद होगा कि 26 नवंबर वही है डी चौक, लेकिन 26 नवंबर से पहले इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, या तो 26 नवंबर वाले दिन होगी या 26 नवंबर से पहले। और दूसरा जो मुल्क के हवाले से डॉक्टर साहब ने पेशन गोइयां की हैं, नवंबर और दिसंबर के बीच बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नजर आएंगी। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। एक्सेल केबल्स 99.99% प्योर कॉपर से तैयार शुदा, हमारा मयार, हमारा यकीन। एक्सेल केबल्स, रोशन पाकिस्तान की पहचान।